नमस्कार। कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट की प्रश्न बैंक का हम आज हल करेंगे, जिसमें लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये जो कथन हमें दिए गए हैं इनके सही विकल्प चुनकर लिखना है। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। दूसरा लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना। मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। तीसरा है सूरदास भक्त हैं। किनके भक्त थे सूरदास? कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। तो सूरदास भक्त हैं कृष्ण के। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न है आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महादेवी वर्मा। चलिए अब लेते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर है प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। पंत जो हैं सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। सूर के पदों की भाषा है, छठवां प्रश्न में है, सूर के पद कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में है। तो सूर के पदों की भाषा क्या कहलाई? ब्रज। सातवां नंबर है कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है? कवि ने बादलों को अमल धवल गिरी पर, कहां पर घिरते देखा है? अमल धवल गिरी पर। आठवां लेते हैं शूर सागर के रचयिता। नाम जैसा उसी हिसाब से हम लगा देंगे। कौन है शूर सागर के रचयिता? सूरदास। चलिए अब लेते हैं नौवां नंबर पथ की पहचान कविता के रचनाकार हैं। तो पथ की पहचान के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। और 10वां नंबर है बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में भेंट किया। अब देखिए 10वां नंबर है हमारे पास, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में भेंट किया। तो क्या भेंट किया था राष्ट्रपति को उपहार में? शहद भेंट किया था। 10वें का उत्तर है शहद। 11वां है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी थे। पंजाब केसरी थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी थे। 12वां नंबर है लोक संस्कृति का जन्म हुआ। लोक संस्कृति का जन्म कहाँ से हुआ? गांव में हुआ। लोक संस्कृति का जन्म गांव में हुआ। अब 13वां नंबर लेते हैं। 13वां नंबर है देवगढ़ रियासत के दीवान पद के प्रत्याशियों ने खेल खेला। जो दीवान पद के प्रत्याशी थे उन्होंने कौन सा खेल खेला? हॉकी का खेल खेला। फिर 14वां नंबर लेते हैं उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट हर कोई जानता है। कौन है उपन्यास सम्राट? प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट हैं प्रेमचंद। और 15वां नंबर है सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम है, जैसा नाम उसी के हिसाब से लगा दीजिए। सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता। सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम सुश्रुत संहिता है। फिर 16वां नंबर लेते हैं स्वामी विवेकानंद से मार्गरेट की पहली भेंट हुई थी। कहां पर हुई थी भेंट पहली? इंग्लैंड में। पहली भेंट हुई थी इंग्लैंड में। अब चलिए 17वां नंबर देखते हैं। 17वां नंबर है हमारा भगिनी निवेदिता पर लिखा गया संस्मरण के लेखक हैं। किस पर? भगिनी निवेदिता पर लिखा गया संस्मरण के लेखक प्रवाजिका हैं। अब 18वां नंबर लेते हैं हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? कौन चलता है हवा से भी तेज? मन चलता है हवा से भी तेज। और 19वां नंबर है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। और 20वां नंबर लेते हैं गीता में परम का अर्थ है। परम का क्या अर्थ है गीता में? परमात्मा। परम का अर्थ है परमात्मा। और 21 नंबर है जो दूसरों का उपकार मानता हो के लिए एक शब्द है। दूसरों के उपकार मानने वाले को हम बोलते हैं कृतज्ञ, और जो दूसरों का उपकार नहीं मानते उन्हें हम बोलते हैं कृतघ्न।
तो ध्यान रखेंगे, दूसरों का उपकार मानने वाले को हम बोलेंगे कृतज्ञ। अब 22वां नंबर है सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। कौन सा महाकाव्य है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? रामचरितमानस। रामचरितमानस महाकाव्य सर्वाधिक लोकप्रिय है। 23वां नंबर है सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है। सब कुछ जानने वाले को हम क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को बोला जाता है सर्वज्ञ। अब लेते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है चौराहा में समास है। ये देखिए चौराहा शब्द कैसे शुरू हो रहा है? चौ शब्द से शुरू हो रहा है, संख्यावाचक से शुरू हो रहा है, इसलिए कौन सा समास है? द्विगु समास है। हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने तैरते हुए देखा है। हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने किन्हें तैरते हुए देखा है? हंसों को तैरते हुए देखा है। माता पिता में समास है। अब यहाँ पर दो की बात हो रही है, इसलिए कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। माता पिता में द्वंद्व समास है। और चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। अब 28वां नंबर लेते हैं। 28 नंबर है हमारा, देखिए 28 नंबर निधन चय। निश्चय में कौन सी संधि का उदाहरण है? निधन चय निश्चय विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये देखिए निधन चय निश्चय। हिमालय में क्या आ रही है? 29 नंबर है हिमालय में, हिमालय से क्या आ रही है? हिमालय से पुकार आ रही है। हिमालय से पुकार आ रही है। अब चलिए 30वां नंबर ले लेते हैं। 30वां नंबर है निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है। किन कार्यों में निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है? कर्म क्षीण होने पर। ऑप्शन देखिए, कर्म क्षीण होने पर निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है। 31वां नंबर है कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है? कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है? अभी किया था हमने, अमल धवल गिरी पर। कवि ने बादलों को अमल धवल गिरी पर घिरते देखा है। फिर हम 32वां नंबर लेते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले को कहा जाता है। क्या कहते हैं ईश्वर पर विश्वास करने वाले को? आस्तिक। और ईश्वर पर विश्वास ना करने वाले को कहते हैं नास्तिक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कौन सा महाकाव्य की रचना किया? कामायनी की रचना किया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य की रचना किया। बिहारी की रचना कौन सी है? बिहारी की रचना तो भाई साहब बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई। अब हम आगे देखेंगे। आगे है विरह और वेदना की कवयित्री है। विरह और वेदना जो है उसकी कवयित्री कौन है? महादेवी वर्मा है। विरह और वेदना की कवयित्री महादेवी वर्मा है। चौथा है हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने खालिस्तान को तैरते हुए देखा। फिर से आया, कवि नागार्जुन ने हंसों को तैरते हुए देखा। साधु की, 5वां नंबर है साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए। साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, उसका क्या पूछना चाहिए? ज्ञान पूछना चाहिए। साधु की जाति ना पूछकर क्या पूछना चाहिए? ज्ञान पूछना चाहिए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अब देखिए 6वां नंबर, रिपोर्ताज मूल रूप से खालिस्तान भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज फ्रेंच भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज फ्रेंच भाषा का शब्द है। कहानी सम्राट खालिस्तान को कहा जाता है। किन्हें कहेंगे हम कहानी सम्राट? मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं कहानी सम्राट। मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। आगे नंबर 8 है साक्षात्कार गद्य की खालिस्तान विधा है। तो चलिए साक्षात्कार जो है वो गद्य की गौण विधा है, मुख्य विधा नहीं है, गौण विधा है।
चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9, खालिस्तान को हमारे देश के लेखकों ने 16 कला का अवतार कहा है। किसे कहा है? कृष्ण को कहा है। 16 कला का अवतार किसे कहेंगे? कृष्ण को कहा गया है। फिर 10वां नंबर है, द्विपायन कृष्ण को देश खालिस्तान के नाम से जानता है। किस नाम से जानता है? महर्षि वेद व्यास के नाम से जानता है। आगे 11वां नंबर है, स्वामी राम तीर्थ खालिस्तान गए थे, जापान गए थे। स्वामी राम तीर्थ कहाँ गए थे? जापान गए थे। फिर अगला नंबर 12वां है। 12वां नंबर है, परीक्षा कहानी के लेखक खालिस्तान है। परीक्षा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं। परीक्षा कहानी के लेखक भी प्रेमचंद हैं, बहुत फेमस हैं ये। आगे आया, अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता को खालिस्तान, सत्ता तो खालिस्तान है, अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता क्या है? नर्मदा है। हमें पता है ना नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो केंद्रीय सत्ता तो नर्मदा है। 14वां नंबर, माई की बगिया में खालिस्तान के फूल खिलते हैं, तो गुलाब कावली के फूल खिलते हैं। 15वां नंबर है, निंदा का उद्गम खालिस्तान से होता है, तो निंदा का उद्गम हीनता से होता है। जब कमी होने लगती है, हीनता होने लगती है महसूस, तो निंदा का उद्गम होता है। नकुल की माता का नाम खालिस्तान था। 16वां नंबर हमारा है कि नकुल की माता का नाम माद्री, नकुल की माता का नाम माद्री था। संधि खालिस्तान प्रकार की होती है, तो संधि हमें पता है 3 प्रकार की होती है। 17वां नंबर में हम क्या चुनेंगे? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब अगला हम लेते हैं 18वां नंबर। 18वां है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है, यहां पर देखिए 2 नाम दिए गए, पंचवटी और माता पिता, तो पंचवटी 5 शब्द से शुरू हो रहा है, इसलिए द्विगु समास का उदाहरण, जबकि माता पिता द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी। अब हम लेते हैं अगला, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं, कौन को कितने हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं। फिर 20वां नंबर देखते हैं, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। आलंबन कहलाता है जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। अब आगे हम लेते हैं, दोहा और रोला छंद मिलकर खालिस्तान छंद बनता है। 21वां नंबर है कि दोहा और रोला छंद मिलकर कुंडलियां बनता है, तो दोहा और रोला छंद मिलकर कुंडलियां छंद का निर्माण करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता खालिस्तान हैं, तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यहां पर आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र नंबर 22 में। फिर लेते हैं नंबर 23, पद्माकर खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक हैं। कौन से काल के हैं? पद्माकर रीति काल के, पद्माकर हैं रीति काल के प्रमुख कवि। फिर 24 नंबर है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता में वीर रस की प्रधानता है। यहाँ पर कौन से रस की प्रधानता होगी? वीर रस की प्रधानता है, क्योंकि वीरों के बारे में बताया गया है, उत्साह के बारे में बताया गया है। सूरदास 25वां नंबर है, सूरदास खालिस्तान के प्रमुख कवि हैं, अभी बात हुई थी। कृष्ण के भक्त थे, तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। क्या हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। अब हम लेते हैं कामायनी, अगला नंबर है 26वां। कामायनी खालिस्तान है। क्या है कामायनी? एक महाकाव्य है भैया। कामायनी
महाकाव्य है किनके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। 27वां नंबर लीजिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हमें पता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। 28वां नंबर, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? हमने बात की है महादेवी वर्मा को। 29वां नंबर, द्विगु समास का उदाहरण है, फिर से आया गजानन और पंचवटी। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन है? पंचवटी है। फिर 30वां नंबर लेते हैं, पद्माकर खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक हैं। पुनः आया, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं पद्माकर, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। 31वां है, नर्मदा के उत्सकुंड से थोड़ा सा खालिस्तान चलने पर माई की बगिया है। कितना चलने पर? थोड़ा सा ऊपर चलने पर माई की बगिया है। तो ऊपर नीचे में से हमें क्या चुनना है? ऊपर। फिर आगे देखिए, रसोई घर खालिस्तान समास का उदाहरण है। अब यहाँ पर नंबर 32 में आया कि रसोई घर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। रसोई के लिए घर षष्ठी तत्पुरुष। देखते हैं 33वां नंबर, नीति काव्य जीवन व्यवहार को सुगम बनाने का आधार है। खालिस्तान में क्या आ जाएगा? सुगम बनाने का आधार है। फिर 34वां नंबर है, कलकत्ता में खालिस्तान फैला था। कलकत्ता में क्या फैला था? प्लेग। कलकत्ता में प्लेग फैला था। फिर 35वां नंबर है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत किस संवत से माना जाता है? 1900 से माना जाता है। 1900 से माना जाता है। रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रेंच भाषा, अभी हमने किया है, रिपोर्ताज क्या है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब हम लेते हैं आगे, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। अब हमें सत्य असत्य लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं। बिल्कुल, कृष्ण भक्ति में वात्सल्य दिखाया है उन्होंने, सत्य है। फिर अगला है, गांव का आदमी निरक्षर भले ही हो लेकिन सुसंस्कृत होता है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा नंबर भी सत्य है। तीसरा नंबर है, नर्मदा का उद्गम स्थल नासिक है। यह असत्य है। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। फिर चौथा देखिए, लोकायतन के रचिता सूरदास हैं। यह भी असत्य है। पांचवा नंबर, स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे। सत्य है। पांचवा सत्य है। छठवां नंबर देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यह भी, करुण रस का स्थायी भाव शोक है ना, यह भी सत्य है। फिर सातवां नंबर है, गेहूं मनुष्य की भूख एवं शारीरिक आवश्यकता का प्रतीक है। यह भी सत्य है। आठवां नंबर, जो कभी नहीं मरता वह अमर कहलाता है। सत्य है। फिर नौवां नंबर है, प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता। होता है, अर्थात यह असत्य है। 10वां नंबर है, दीपक अंधकार को मिटाता है क्या? सत्य है। फिर 11वां नंबर, निंदक समाज में सम्मान के पात्र होते हैं। असत्य, निंदक समाज में सम्मान नहीं पाते। फिर 12वां नंबर है, निंदा रस व्यंग निबंध है। बिल्कुल सत्य है। अब हम लेते हैं आगे लेते हैं 13वां नंबर। 13वां है हमारा, श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना जाता है। सत्य है। अभी हमने देखा है, श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना जाता है। 14, रियासत का नया दीवान पंडित जानकीनाथ को बनाया गया। यह भी सत्य है। फिर 15 नंबर, नदियां आगे चलकर सागर में परिवर्तित हो जाती हैं। यह भी सत्य है। 16वां है, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। सत्य है। फिर 17वां, बालक रामचंद्रमा को मांगने की हट करते हैं। बालक राम क्या करते हैं?
चंद्रमा को मांगने की हठ करते हैं, सत्य है। रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है, असत्य, यह तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, रात और दिन। फिर 19वां है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, सत्य है, शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। फिर 20वां हुआ, स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे, सत्य है। फिर 21वां है, नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है, यह अब सत्य है। फिर 22वां नंबर लेते हैं। 22वां है हमारा, लोक संस्कृति का जन्म शहर में हुआ, ये हो जाएगा असत्य। लोक संस्कृति का जन्म कहाँ से हुआ? गांव से हुआ। फिर 23वां नंबर है, कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार कहा गया है, सत्य है। फिर 24 देखिए, गेहूं मनुष्य की भूख और शारीरिक आवश्यकता का प्रतीक है, यह भी सत्य है। 25वां, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं, यह भी सत्य है। रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है, असत्य है, रात और दिन मिलकर बना द्वंद्व समास। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, यह भी सत्य है। 28 है, शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं, सत्य है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, वीर रस का स्थायी भाव तो उत्साह है, तो यह असत्य है। 29 नंबर असत्य है। 30वां देखिए, रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, बिल्कुल सत्य है। फिर 31 है, निंदक समाज में सम्मान के पात्र होते हैं, पात्र होते हैं क्या? नहीं होते सम्मान के पात्र, असत्य है। फिर आगे देखते हैं, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता वह अमर कहलाता है, यह भी सत्य है। 33वां नंबर लेते हैं, प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, पूर्वापर संबंध होता है, अर्थात यह असत्य है। नाटक दृश्य काव्य है, बिल्कुल हम नाटक को देख सकते हैं, इसलिए नाटक दृश्य काव्य है, सत्य है। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी चलिए बनाते हैं सही जोड़ी हम। तो देखिए, चांदनी, पहला नंबर है, चांदनी चमकती है, गंगा बहती जाती है। चांदनी चमकती है और गंगा बहती जाती है, तो इसको, इसका संबंध किससे है? त्रिलोचन से है। वीरों का कैसा हो बसंत, नंबर 2 है, वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। तीसरा है, चिर सजग आंखें उनीदी, चिर सजग आंखें उनीदी महादेवी वर्मा। और पथ की पहचान, पथ की पहचान किनकी रचना है? अभी हमने हल किया है, हरिवंश राय बच्चन। बादल को घिरते देखा है, किनका है? एक ही बचे, नागार्जुन। तो इस तरह से ये पहली सही जोड़ी हुई। अब लेते हैं दूसरी सही जोड़ी। दूसरी सही जोड़ी है हमारी, मातृभूमि का मान। क्या है मातृभूमि का मान? एक एकांकी है। मातृभूमि का मान क्या है? एक एकांकी है। दूसरा है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संबंध मैं और मेरा देश से है। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। फिर नंबर चौथा देखिए, मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली, यह एक क्या है? संस्मरण है। फिर आगे आया नंबर 5वां, श्री कृष्ण के गुरु, तो श्री कृष्ण के गुरु शांदीपनि थे। चलिए अब लेते हैं अगली सही जोड़ी। तो अगली सही जोड़ी है यहां पर, प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा रेखा चित्र से संबंधित हैं और नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक में अनेक अंक होते हैं। गोदान उपन्यास के रचिता
कौन है गोदान उपन्यास के रचयिता? प्रेमचंद। और दीपदान जो है किनके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। अब लेते हैं अगली सही जोड़ी। अगली सही जोड़ी है नर्मदा। यहां देखिए, नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। तो नर्मदा का संबंध किससे हुआ? अमरकंटक से हुआ। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा से संबंधित है, सुश्रुत संहिता। और भगिनी निवेदिता का संबंध देखिए, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। और अगला है छल का धृतराष्ट्र आलिंगर करे तो आगे बढ़ाना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए? पुतला आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये आ गया चौथे नंबर में। और बेटियां पावन दुआएं हैं, अजहर हाशमी। बेटियां पावन दुआएं हैं, अजहर हाशमी आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आता है अगली सही जोड़ी। अगली सही जोड़ी है, यहां पर विद्यालय का संबंध बताना है। विद्यालय क्या है? विद्याधन आलय, स्वर संधि है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार लोक सीमा का उल्लंघन करके बढ़ा चढ़ाकर जब बोला जाता है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कम जानने वाला अल्पज्ञ होता है, अल्पज्ञ, कम जानने वाला। और देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, चतुर्थ तत्पुरुष समास है। और संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। 33 संचारी भाव हैं। अगली सही जोड़ी पर पहुंचते हैं। अगली सही जोड़ी है अतिशयोक्ति अलंकार। फिर से आया तो लोक सीमा का उल्लंघन। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या आएगा? लोक सीमा का उल्लंघन। फिर कम जानने वाला, फिर से देखिए यहां पर कम जानने वाला अल्पज्ञ। फिर है जिसके नीचे रेखा खींची गई हो। तो रेखा खींची जाती है तो क्या होता है? रेखांकित। चौथा नंबर है रामचरितमानस क्या है? एक महाकाव्य है। और श्री कृष्ण जी के गुरु कौन थे? सांदीपनि थे। अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा नाटक। अब देखिए, नाटक अनेक अंक होते हैं। नाटक में क्या होता है? अनेक अंक होते हैं। और कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, मैं और मेरा देश, ये आ गया मैं और मेरा देश। फिर कृष्ण, 16 कलाओं का अवतार माना जाता है कृष्ण को। और संधि को तोड़ना क्या कहलाएगा? संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। और फिर महान कमल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति। अब हम लेते हैं अगली सही जोड़ी। अगली सही जोड़ी है विद्यालय। पुनः आ गया विद्याधन आलय, स्वर संधि है। विद्यालय क्या है? विद्याधन आलय दीर्घ स्वर संधि है। बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, अजहर हाशमी। बैठ जाओ आज्ञावाचक वाक्य है। और सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है। और रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब लेते हैं 5वें नंबर का प्रश्न। एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द अथवा वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है?